हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 8 हिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है द कर्नेटिक वार। देखिए, हम जानते हैं कि वास्को द गामा पहले ऐसे इंसान थे जो कि इंडिया को वर्ल्ड मैप में दिखाए थे। देखिए, जब वो यूरोप से आए थे तो उसके पीछे पीछे और भी बहुत सारे ट्रेडर्स और भी बहुत सारे व्यापार लोग उनके पीछे पीछे आने लग गए थे और वो इंडिया के अलग जगह जाकर के वो अपना फोर्ट एस्टेब्लिश किए। फोर्ट मतलब ऐसा जगह जहां से वो इंडिया से सामान को दूसरे देश दैट मीन्स यूरोप लेकर के जा सके। तो वो जो फोर्ट एस्टेब्लिश कर रहे थे तो वहीं पर कि कौन उस फोर्ट को कंट्रोल करेगा, किसके कंट्रोल में ट्रेडिंग रहेगी, इसलिए आपस में लड़ाइयां चल रही थी। तो चार ऐसे कंट्री थे जो कि आए हुए थे, बट दो ऐसे थे जो कि हट गए और दो ही बचे। तो पहला था वो इंग्लिश और दूसरा था फ्रेंच। देखिए, इंग्लिश और फ्रेंच ये दोनों ही लास्ट तक बच पाए और इस दोनों में भी जो सबसे लास्ट बच पाए, जो अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रही थी, वो सिर्फ इंग्लिश बच पाई, मतलब कि अंग्रेज। देखिए, अंग्रेज जो हमारे देश पर शासन कर रही थी तो वो जो आए थे इंडिया में तो उसका वो कोई मोटो नहीं था कि हम पूरे भारत देश पर अपना कब्जा करेंगे और उस पर अपना राज्य करेंगे। लेकिन वो बस एक ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर आई थी और वो शुरू में बस इसलिए लड़ाई कर रही थी ताकि वो जो ट्रेडिंग पोर्ट जो है वो उसके कंट्रोल में रह सके। बट जब वो देखे कि भारत की कंडीशन सही नहीं है तो वो धीरे धीरे पूरा भारत पर राज्य करने लग गए। तो इस सब में इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई चल रही थी। अलग अलग वार्स हुए जो कि वार्स हुए 1746 से 1763 के बीच में, जिसका नाम था द कार्नेटिक वॉर। अब ये कार्नेटिक वॉर इसका नाम क्यों पड़ा? कार्नेटिक इसलिए पड़ा क्योंकि ये कार्नेटिक रीजन में हुई। देखिए, नीचा का इंडिया का ये जो नीचे का है, इस रीजन में ये सब अलग अलग यहाँ पर फोर्ट एस्टेब्लिश किए थे और यहीं पर उन सब में वॉर चली थी, इसलिए यहाँ इसका नाम पड़ गया द कार्नेटिक वॉर। आई होप यह सब आप लोग समझ में आ गए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आता है द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। देखिए, सबसे पहले आता है द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो कि 1746 से 1748 तक चली थी। 1746 से 1748 तक चली थी। 2 साल तक ये लड़ाइयाँ चली थी। देखिए, ये जो लड़ाई हुई ये इंडिया में नहीं, इंडिया का दूसरे कंट्री का साइड इफेक्ट हमारे इंडिया पर देखने को मिला। देखिए, ऑस्ट्रिया और प्रोसिया के बीच में दूसरी जगह लड़ाई चल रही थी, यूरोप में लड़ाई चल रही थी और जिसमें ऑस्ट्रिया का साथ दे रही थी इंग्लिश और इसका साथ दे रही थी फ्रेंच। देखिए, इस दोनों का अलग मतलब कि देखिए यहाँ पर दोनों ऑपोजिट में आ गए। देखिए, इस दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी लेकिन ये दोनों अलग अलग इंसान का साथ देने लग गए, अलग अलग टीम का साथ देने लग गए, इसलिए ये दोनों आपस में ऑपोजिट हो गए और इसलिए इसका साइड इफेक्ट इंडिया में देखने को मिला। इंडिया में भी वॉर होने लगे, मतलब कि लड़ाइयाँ चलने लग गई इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में। इसमें क्या हुआ ना कि कोमोडोर बार्नेट नाम का ऑफिसर था, नेवल ऑफिसर था, इंग्लैंड के थे, मतलब अंग्रेजों का वो ऑफिसर था जो कि इंडिया में तोप लेकर के आए लड़ाई करने के लिए फ्रेंच से। बट फ्रेंच जो है वो अनवर उद्दीन उस टाइम के कार्नेटिक रीजन के नवाब थे। उन तो फ्रेंच नवाब के पास गए और बोले कि मैं कोई लड़ाई करना नहीं चाहते, मैं पीस चाहता हूँ, मतलब मैं शांति चाहता हूँ, कृपया आप इस लड़ाई को रोक दीजिए। तो वो बोले, अनवर-उद-दीन बोले क्या, हाँ मैं भी कोई लड़ाई नहीं चाहता हूँ। और इसलिए ये जो कमोडोर बार्नेट थे वो ये वापस चले गए अपने, मतलब ये वापस ब्रिटेन चले गए। बट ये जो डुप्लिक्स थे, अब ये डुप्लिक्स कौन है? तो डुप्लिक्स फ्रेंच के गवर्नर जनरल थे जो कि इंडिया में रह रहे थे। तो ये डुप्लिक्स ने ही जाकर के अनवर उद्दीन को बोला कि कृपया आप बोलिए कि कमोडोर बार्नेट को कि वो अपने तोप को लेकर के वापस ब्रिटेन चले जाए। और ये डुप्लिक्स जो है ये अपने प्रॉमिस पर नहीं रहे। प्रॉमिस मतलब कि वो जो बोले थे कि मैं कोई वार नहीं करना नहीं चाहते, मैं शांति चाहता हूँ, ये वो नहीं रहे। जब ये कमोडोर बार्नेट अपने कंट्री चले गए तब इसने वार कर दिया और इसने वार किया मद्रास के ऊपर। ये अटैक किया मद्रास, ये मद्रास के ऊपर अटैक किया और मद्रास को ऑक्यूपाई कर लिया। मतलब मद्रास जो था वो अंग्रेज का, मतलब इंग्लिश का वो फोर्ट था इंडिया में, तो उसे किसने ऑक्यूपाई कर लिया? उसे फ्रेंच ने ऑक्यूपाई कर लिया।
और जिससे क्या हुआ, जिससे ये जो कमोडोर बार्नेट थे उसने वो जाकर कंप्लेंट की अनवर उद्दीन को कि देखिए आप तो बोले थे कि हम लोग शांति बना के रखेंगे, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, फिर इसने मेरे मद्रास को क्यों ले लिया। तो अनवर उद्दीन की अब इज्जत पर आ गई कि मैंने ऐसा बोला था, उसने मुझे आकर कैसा बोला, अब वही ऑक्यूपाई कर लिया। तो वो गए, अनवर उद्दीन गया डुप्लिक्स के पास, तो उस दोनों में लड़ाइयां चलने लग गई। और ये जो लड़ाइयां चली इसमें अनवर उद्दीन जो है उसमें अनवर उद्दीन क्या हुआ कि हार गई। अनवर उद्दीन हार गई तो कौन जीत गया, फ्रेंच जीत गया। तो फ्रेंच मद्रास को वापस नहीं दिया इंग्लिश को। लेकिन क्या हुआ, ये जो ऑस्ट्रिया का लड़ाई चल रही थी इसमें ये ऑस्ट्रिया जीत गया। ऑस्ट्रिया जीत गया मतलब ये इंग्लिश जीत गए, और इसी का फिर से साइड इफेक्ट हमारे इंडिया पर देखने को मिला। और इसमें क्या हुआ ना कि इंग्लिश को एक ट्रीटी साइन हुई फ्रेंच के बीच में, जिसे वापस उस मद्रास को दे देना पड़ा इंग्लिश को। तो ऐसे करके फर्स्ट कार्नेटिक वॉर खत्म हुई, जिसमें कि फ्रेंच जो है वो हार गई। लड़ाई भी फ्रेंच से ही शुरू हुई थी और हार भी फ्रेंच ही गई। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, वापस एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि कोमोडोर बार्नेट जो है वो सारे तोप लेकर के इंडिया में आए फ्रेंच के ऊपर अटैक करने के लिए, और उसके ऊपर हमला करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, एक युद्ध तैयार करने के लिए। बट ये जो डुप्लिक्स था जो कि फ्रेंच का ऑफिसर था, वो बोला कि मैं कोई लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, मैं पीस एंड हार्मोनी चाहता हूँ। तो क्या हुआ कि ये कोमोडोर बार्नेट जो था वो अपने तोपों को, अपने सेनाओं को वापस भेज दिया। बट ये डुप्लिक्स अपने वादों को नहीं निभाया, और वो जाकर के मद्रास जो कि अंग्रेजों का फोर्ट था इंडिया में, उसे जाकर के कब्जा कर लिया और उसे ऑक्यूपाई कर लिया। तो इसी पर कोमोडोर बार्नेट जाकर के अनवर उद्दीन के पास कंप्लेंट किया कि आप तो बोले थे कि हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, फिर उसने मेरे मद्रास को क्यों ले लिया। तो अनवर उद्दीन और डुप्लिक्स के बीच में लड़ाइयां चलने लगी, जिसमें कि अनवर उद्दीन जो है वो लड़ाई में हार गई और फ्रेंच जीत गई। बट यहाँ पर जो ऑस्ट्रिया और प्रोसिया के बीच में लड़ाई चल रही थी उसमें ऑस्ट्रिया जीत गई, इसका मतलब कि वहां पर इंग्लिश जीत गया। और जब वहां पर इंग्लिश जीत गया तो इसी का साइड इफेक्ट इंडिया में देखने को मिला, और फ्रेंच को फोर्स किया गया कि तुम ट्रीटी साइन करो, एक संधि करो, जिसमें कि मद्रास को वापस दे देना पड़ा अंग्रेजों को। आई होप ये हमारा जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर है वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट है सेकेंड कार्नेटिक वॉर, जो कि 5 सालों तक चली थी, 1749 से 1754 तक। देखिए ये फर्स्ट कार्नेटिक वॉर तो आसानी से समझ में आ जाती है, लेकिन इसमें नाम ही इतना ज्यादा है कि इसे समझने में प्रॉब्लम होती है। तो आज हम इसे एक एक करके सबसे पहले समझेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले चंदा साहेब और अनवर उद्दीन के बीच में लड़ाइयां चलती है। अब लड़ाइयां क्यों चलती है, तो कार्नेटिक नवाबशिप के लिए। वो जो कार्नेटिक रीजन थे जिसका नवाब अनवर उद्दीन था, ये हमने फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में पढ़ा था। और तो वो उसके अनवर उद्दीन के बीच में और चंदा साहब के बीच में लड़ाइयां चल रही थी कि कौन कार्नेटिक का नवाब बनेगा। और देखिए ये जो नवाब बनेगा, और दूसरा फिर से एक लड़ाइयां चल रही थी जिसमें कि निजाम उल मुल्क जो थी उसका डेथ हो गया था, जो कि डेक्कन के सूबेदार थे। कहाँ के थे वो, डेक्कन के सूबेदार थे। और उसके मर जाने के बाद मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच में लड़ाइयां चल रही थी। अब ये मुजफ्फर जंग कौन है और नासिर जंग कौन है, तो देखिए नासिर जंग जो है वो निजाम उल मुल्क का बेटा था, और मुजफ्फर जंग जो है वो निजाम उल मुल्क का पोता है। आप बोलोगे बेटा और पोता में ही, बेटा बाप बेटे में ही लड़ाइयां चल रही है, तो ये बाप बेटे में नहीं, भतीजे में लड़ाई चल रही है। तो इस दोनों के बीच में एक अलग लड़ाई चल रही थी और इस दोनों के बीच में एक अलग लड़ाई चल रही थी। इसमें क्या हुआ, इसमें चंदा साहेब और मुजफ्फर जंग का साथ फ्रेंच देने लग गया। कौन देने लग गया, फ्रेंच इस दोनों के साथ अब सामने में नहीं, एक चुपके से एक ट्रीटी साइन किया। बोला क्या, फ्रेंच बोला कि हम तुमको एक वेल डिसिप्लिन आर्मी देंगे और तुम दोनों को, इसको चंदा साहब को कार्नेटिक का नवाब बना देंगे और मुजफ्फर जंग को हम डेक्कन का सूबेदार बना देंगे। अब आप बोलोगे सूबेदार और नवाब क्या होता है, तो देखिए वो जो राजा होते हैं उसे कार्नेटिक में नवाब बोला जाता है और डेक्कन में सूबेदार बोला जाता है, दोनों एक ही है। तो बोले कि हम तुम दोनों का साथ दे रहे हैं और तुम दोनों को जिता देंगे उससे। बोले ठीक है। तो अब ये दोनों जो है, ये दोनों और फ्रेंच मिलकर के इस दोनों से लड़ाइयां की, जिसमें क्या हुआ कि अनवर उद्दीन जो इस लड़ाई में मारा गया और चंदा साहेब जो है वो क्या बन गया, वो नवाब बन गया। और दूसरे में नासिर जंग को हरा दिया गया और मुजफ्फर जंग यहाँ का राजा बन गया।
मतलब कि सूबेदार बन गया। आई होप ये समझ में आ गए होंगे। फिर से समझ लीजिए, चंदा साहिब और अनवर उद्दीन के बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी, जिसमें कि चंदा साहिब का साथ फ्रेंच दे दिया और वो जो है वो अनवर उद्दीन को हरा दिया, और हराया नहीं बल्कि अनवर उद्दीन इस लड़ाई में ही मारा गया। और दूसरा, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग में डेक्कन के सूबेदार के लिए लड़ाइयाँ चल रही थी, जिसमें कि मुजफ्फर जंग का साथ फ्रेंच दे दिया और फ्रेंच और मुजफ्फर जंग मिलकर के नासिर जंग को हरा दिया। देखिए अब इसमें क्या हुआ कि अनवर उद्दीन तो मारा गया। अनवर उद्दीन का एक बेटा था मोहम्मद अली। कौन था? मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली जो है वो भाग गया। वो क्या हुआ, वो लड़ाई छोड़ करके वो भाग गया, बोला कि मेरे पापा मर गए, वो वहां से भाग गया। तो क्या हुआ कि यहाँ के तो राजा नवाब तो बन गए। तो क्या हुआ ना, अंग्रेज जो है मतलब इंग्लिश जो है वो अनवर उद्दीन के बेटे को मतलब मोहम्मद अली को और नासिर जंग को, इस दोनों का साथ मिलाया और वापस ये फ्रेंच पर अटैक किया। देखिए इस बार क्या हुआ कि ये फ्रेंच जो है ये दूसरे राजा पर अटैक कर रहा है, लेकिन इंग्लिश जो है वो डायरेक्ट फ्रेंच पर अटैक कर रहे हैं। तो मोहम्मद अली और नासिर जंग जो है ये दोनों मिलकर के फ्रेंच पर अटैक किया और फ्रेंच को ही हरा दिया। अब फ्रेंच जो हार गया तो फिर से उस दोनों के बीच में ट्रीटी साइन हुई। आई होप कि आप लोग ये समझ में आ गए होंगे सेकंड कार्नेटिक वॉर ये कैसे हुआ था, नाम सब याद हो गए होंगे। नासिर जंग, मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब, अनवर उद्दीन मारा गया। उसका बेटा जो था मोहम्मद अली वो भाग गया, जिसको वापस पकड़ के इंग्लिश ने लाया और वापस वो लड़ाई किया, जिसमें कि मोहम्मद अली जो है वो वापस ही कार्नेटिक का नवाब बन गया और नासिर जंग जो है वो डेक्कन का सूबेदार बन गया। आई होप ये समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट है द थर्ड कार्नेटिक वॉर, जो कि 7 साल तक हुई थी, 1756 से 1763 तक हुई थी। देखिए ये भी साइड इफेक्ट देखने को मिला था, जैसे हमने फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में देखा था कि साइड इफेक्ट देखने को मिला था, ठीक है उसी तरह इसमें भी हुआ। इसमें क्या हुआ कि वॉन्डिवोस में, जो कि इंडिया में नहीं है, वहां पर भी लड़ाई चल रही थी इंग्लिश और फ्रेंच के बीच, जिसमें क्या हुआ कि फ्रेंच हार गया, इंग्लिश जीत गया। देखिए क्या हुआ, फ्रेंच क्या है, फ्रेंच जो है ना वो मद्रास को वापस से वो घेर लिया और उसे ऑक्यूपाई कर लिया। अब उसने फ्रेंच जो कि मद्रास किसका है, मद्रास है ब्रिटिश का फोर्ट है। और फिर इंग्लिश जो है, इंग्लिश पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई कर लिया और नॉर्दर्न सरकार वहां का जो नवाब था उसने ही उस नॉर्दर्न सरकार को इंग्लिश को दे दिया। तब फ्रेंच को देखने को मिला कि मैंने तो बस एक ही ऑक्यूपाई किया और इसने तो मेरा 2 किले को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो क्या हुआ कि यहाँ पर भी वॉन्डिवोस में भी क्या हुआ था कि फ्रेंच हार गई थी, तो इसलिए फ्रेंच और इंग्लिश में वापस एक ट्रीटी साइन हुई, जिसमें क्या हुआ, जिसमें इंग्लिश जो है, इंग्लिश को उसका मद्रास मिल गया और फ्रेंच को उसकी पौंडीचेरी मिल गई। और ठीक इसी तरह ये हमारा थर्ड कार्नेटिक वॉर भी खत्म हो जाता है। देखिए ये जो सारे वॉर है ना, इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रेंच ही तीनों में हार गए और लड़ाइयां भी फ्रेंच से ही शुरू होती थी और फ्रेंच ही हार जाती थी। यहाँ पर भी फ्रेंच ने ही मद्रास को सबसे पहले घेरा, अगर वो मद्रास को नहीं घेरता तो ये थर्ड कार्नेटिक वॉर होती ही नहीं, लेकिन उसने मद्रास को घेर लिया, इसलिए इंग्लिश ने पौंडीचेरी को घेर लिया और नॉर्दर्न सरकार तो उसे मिल ही गया। बट फिर फ्रेंच को देखने को मिला कि ये यहाँ पर तो मेरे से 2 मेरा फोर्ट ले लिया जा रहा है, मैं उसके बदले एक ही फोर्ट ले रहा हूँ और वो भी शायद क्या पता लड़ाई करने के बाद वो भी मेरे से छीन लिया जाए। इसलिए उस दोनों में ट्रीटी साइन हुई, जिसमें कि उसका मद्रास इंग्लिश को वापस मिल गया और पौंडीचेरी फ्रेंच को वापस मिल गए। और इससे क्या होता है ना, इससे इंग्लिश का नाम बहुत ही ज्यादा होने लग जाता है, भारत में बहुत ज्यादा नाम होने लग जाता है। अब वो इतने साल से भारत में रह रहा है तो ऑफकोर्स उसका नाम होगा ही। तो देखने को मिलता है कि सारे लड़ाई में हमें तो इंग्लिश ही जीत रही है, तो वो एकदम पूरे फेमस हो जाते हैं। और वो जो फ्रेंच है वो तीनों में हार रही थी, तो इसलिए डुप्लिक्स को ना वापस फ्रेंच बुला लिया गया और वो जो वापस फ्रेंच गई तो दोबारा वो घूम करके फ्रेंच जो दोबारा घूम करके इंडिया में नहीं आई और वो कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश नहीं हुई। तो इससे क्या हुआ कि इससे पूरे इंडिया पर अब सिर्फ एक ही ट्रेडिंग कंपनी थी, जो कि थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आई होप ये समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।